जेपीजी आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 28 अप्रैल 2020 और प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग इस तिथि से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। प्रस्तुत है आज का पहला सवाल। किस देश में नाबालिगों को सजाए मौत की सजा समाप्त कर दी गई? जी हाँ, सऊदी अरब वह देश है जहां अब नाबालिग अपराधियों को दिया जाने वाला सजाए मौत की सजा को अंततोगत्वा समाप्त कर दिया गया। अभी कल ही मैंने पढ़ाया तो आपको बताया था कि सऊदी अरब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि सऊदी अरब में अपराधियों को कोड़े लगाने की सजा भी समाप्त कर दी गई थी, जो बड़ा ही अमानवीय होता था। एक एक अपराधी को एक एक हजार कोड़े मारने की सजा दे दी जाती थी। सऊदी अरब जो कि विश्व में सबसे अधिक अपने कड़े कानून के लिए जाना जाता है, आज भी सऊदी अरब में सजाए मौत की सजा चौराहे पर सर कलम करने के रूप में दी जाती है। बहरहाल विश्व मानवाधिकार आयोग के सदस्य होने के बाद सऊदी अरब में धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन हो रहा है। सऊदी अरब जो कि 2015 में अपने देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, जो कि विश्व में सबसे बाद में अपने देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला देश बना, जबकि सबसे पहला देश था न्यूजीलैंड। सऊदी अरब जिसकी राजधानी है रियाद और यहाँ की करेंसी है रियाल। सऊदी अरब जो इस्लाम धर्म का जन्म स्थली है, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म सऊदी अरब में ही 570 ईस्वी में हुआ था। आज भी इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल मक्का मदीना सऊदी अरब में ही स्थित है। सऊदी अरब जिसका 95% हिस्सा रेगिस्तानी क्षेत्र है और यहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। अगला सवाल, हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा के प्रयोग से सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी हाँ, हाइड्रोक्लोरोक्विन जो कि मलेरिया रोग में प्रयोग की जाने वाली दवा वर्तमान समय में कोविड-19 से संक्रमित मरीज के इलाज में काफी कारगर सिद्ध हो रही है और वर्तमान समय में भारत विभिन्न देशों को हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा का एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा के प्रयोग से सबसे अधिक हृदय प्रभावित होता है, हृदय गति प्रभावित होती है और इसके अधिक सेवन से हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा बना रहता है। हाइड्रोक्लोरोक्विन मलेरिया की दवा थी, लेकिन वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रयोग किया जा रहा है कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना की शुरुआत किया है? जी हाँ, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा वहां की महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत महिलाएं घर पे ही मास्क बनाएंगी और उसे मध्य प्रदेश की सरकार 11 रुपया प्रति मास्क के हिसाब से खरीदेगी। इससे न सिर्फ सस्ते दरों पर लोगों को मास्क उपलब्ध होगा, बल्कि आर्थिक तंगी के दौर से जूझ रहे मजदूर वर्ग के लिए एक सुनहरा रोजगार का साधन भी उपलब्ध होगा। ये निर्णय किस प्रदेश की सरकार ने लिया है? मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लिया गया है। मध्य प्रदेश जहां की राजधानी है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश भारत का वह राज्य जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और एरिया के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान के बाद, जबकि पॉपुलेशन के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे मध्य प्रदेश भारत का 5वां राज्य है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही स्थित है। भारत का एकमात्र डायमंड म्यूजियम, हीरा संग्रहालय मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अगला सवाल, सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों की एक वर्चुअल सम्मेलन में किस देश ने सम्मेलन की मेजबानी की है? जी हाँ, सबसे पहले तो आपको बता दें सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी दक्षेस के नाम से जाना जाता है। सार्क जिसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। सार्क के सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 8 है। हालांकि जब सार्क की स्थापना हुई तो 7 ही देश इसके सदस्य थे और
कोविड-19 के कारण उपजे हुए हालात में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा किए गए आह्वान पे सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया। हालांकि भारत की तरफ से इसमें स्वास्थ्य मंत्री ने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने हिस्सा लिया और इस सम्मेलन की मेजबानी किया किसने? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान जो कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहा है, भारत से हमेशा ईर्ष्या और द्वेष रखने वाला ये पड़ोसी देश पाकिस्तान अब कोरोना के कारण जब जूझ रहा है तो भारत से अब हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा की मांग किया है। बहरहाल सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल समिट में किस देश ने मेजबानी की? पाकिस्तान, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद। इसलिए इससे पहले पाकिस्तान की राजधानी कराची हुआ करती थी। पाकिस्तान की करेंसी है रुपया और यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आरबीआई के द्वारा म्यूचुअल फंड के लिए कितना आर्थिक पैकेज की घोषणा किया गया है? जी हाँ, म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 50,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। कोरोना वायरस के कारण उपजे हुए हालात में शेयर मार्केट की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। म्यूचुअल फंड कंपनियां दिवालिया न हो जाएं, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह कदम उठाया गया और कुल 50,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। जैसा कि आप जानते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का वह तरीका होता है जिसमें इन्वेस्टर पैसा खुद न लगा करके किसी कंपनी के माध्यम से, प्रोफेशनल लोगों के माध्यम से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। भारत में म्यूचुअल फंड कंपनियों का जो नियामक है, रेगुलेटरी बॉडी है, वो है सेबी। सेबी बोले तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान समय में अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष हैं। सेबी की स्थापना 1988 में किया गया था और म्यूचुअल फंड सेक्टर को बचाने के लिए सेबी के रिक्वेस्ट किए जाने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह कदम उठाया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य सरकार के द्वारा दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की गई? जी हां, असम सरकार के द्वारा दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की गई है और इसमें अच्छी बात यह है कि अगर दवा की कीमत 200 रुपए से कम है तो असम सरकार के द्वारा होम डिलीवरी किए जाने के बावजूद भी उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। कोरोना वायरस के कारण उपजे हुए हालात में अपने घर से ही व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आवश्यक दवाओं की रिक्वेस्ट भेजे जाने पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन दवाओं को लोगों के घर तक पहुंच सुनिश्चित किया जाता है। धन्वंतरी योजना कहां शुरू की गई? असम में। असम भारत का वह राज्य है जिसकी राजधानी है दिसपुर। असम जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। असम का प्राचीन नाम कामराज या फिर प्राग ज्योतिषपुर हुआ करता था। असम जो वर्तमान समय में भूटान और बांग्लादेश के अलावा पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों सहित पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा शेयर करता है, अपनी बाउंड्री साझा करता है। असम जो कि एरिया के आधार पर भारत का 16वां जबकि जनसंख्या के आधार पर 15वां राज्य है। असम जिसके मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगला सवाल, कोविड-19 के अनुसंधान कार्य के लिए विलोकना सर्च इंजन किसके द्वारा विकसित किया गया? जी हाँ, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक सर्च इंजन जिसका नाम दिया गया विलोकना विकसित किया गया है। इस सर्च इंजन के विकसित किए जाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आईआईटीएम केरल के प्रोफेसर एमपी जेम्स का है। इस सर्च इंजन के माध्यम से कोविड-19 के संदर्भ में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कि इसके वैज्ञानिक अध्ययन में और कारगर वैक्सीन के खोजने में काफी सहूलियत होगी। विलोकना जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खोजना, सर्च इंजन को किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटीएम केरल यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। केरल भारत का वह राज्य है जो कि अरब सागर के तट से लगता है। केरल के अरब सागर के तट को ही मालाबार तट कहा जाता है।
केरल, जिसके मुख्यमंत्री हैं पी विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। भारत में कोरोना वायरस का पहला पेशेंट केरल में ही 30 जनवरी 2020 को पाया गया था, जबकि कोरोना वायरस से भारत में पहली मौत तमिलनाडु में हुई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए अस्पतालों में कर्मी बोट रोबोट कहाँ तैनात किए गए हैं? जी हाँ, कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के इलाज में कर्मी बोट नामक रोबोट का इस्तेमाल केरल के जिला एर्नाकुलम के सदर हॉस्पिटल में किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति से दूसरे लोगों को कितना खतरा होता है और ऐसे कंडीशन में ऐसे पेशेंट का इलाज करना डॉक्टरों के लिए भी इवन दैट उनका लुक आफ्टर करना, देखभाल करना भी मुश्किल है। ऐसे कंडीशन में कर्मी बोट रोबोट जो कि कोरोना वायरस के रोगियों की सेवा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यह एक बहुत ही सार्थक पहल है। और कर्मी बोट रोबोट को कहां इस्तेमाल किया गया है? केरल के जिला एर्नाकुलम में। अगला सवाल, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 की थीम क्या है? उससे पहले ये जान लें, विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया कब जाता है? तो प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है और वर्ष 2020 में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020 के बीच विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाए जाने के पीछे उद्देश्य यह है कि सभी उम्र के लोगों के द्वारा सभी प्रकार के रोगों से सुरक्षा के लिए वैक्सीन का प्रयोग किए जाने के लिए प्रोत्साहित करना। विश्व टीकाकरण सप्ताह, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विंग है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन पर ही इसे सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? जी हां, प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को ही संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर स्मरण दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में विश्व की सबसे बड़ी न्यूक्लियर रिएक्टर दुर्घटना हुई, जिसके कारण से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्सर्जन हुआ। इस रेडिएशन के कारण हजारों लोग प्रभावित हुए। ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर स्मरण दिवस मनाया जाता है। हालांकि उस समय यूक्रेन रूस का ही एक हिस्सा था। अब यूक्रेन अपने आप में एक अलग देश है, जिसकी राजधानी कीव है और यहाँ की करेंसी है हर्बिनिया। बढ़ते हैं बेस्ट फीचर ऑफ द सेशन क्वेश्चन ऑफ द डे। मारा गोमेज किस खेल से संबंधित ट्रांसजेंडर खिलाड़ी हैं, जो कि वर्तमान समय में काफी चर्चा में है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था, ग्लोबल सिटीजन वन वर्ल्ड टुगेदर एट होम अभियान किसने शुरू किया है? जी हां, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल सिटीजन वन वर्ल्ड टुगेदर एट होम अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के सेलिब्रिटीज पार्टिसिपेट करते हैं और ग्लोबल सिटीजन वन वर्ल्ड टुगेदर एट होम नामक पोर्टल पे अपनी वीडियो घर से ही शेयर करते हैं और अपने फैन से कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान अपने घर में ही बने रहने का अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं। और यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू करंट अफेयर वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।